नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि गौरी। सत्ता का संग्राम में हम आपको लगातार उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र लेकर चल रहे हैं और अब बारी है करेरा की। शिवपुरी जिले की इस सीट पर कहानी क्या रहेगी, इसे लेकर रोमांच अपने चरम पर है। ऐसे में अब बात करेरा की कहानी की ही होगी। साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करेरा विधानसभा सीट पर बीते 7 चुनाव पर नजर डालें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तीन बार जीत हासिल करने में सफल रही है, तो वहीं बीएसपी ने 1 मर्तबा जीत हासिल की है। पिछले चुनाव यानी कि साल 2018 में इस विधानसभा सीट पर भाजपा के राजकुमार खटीक और कांग्रेस के जसवंत जाटव के बीच मुकाबला था। कांग्रेस ने इस मुकाबले को 14,824 वोटों के बड़े अंतर से जीता था। हालांकि अब जसवंत जाटव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने बसपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए प्रागीलाल जाटव को मैदान में उतारा है। उधर बसपा भी यहां चुनाव लड़ रही है और ऐसे में क्या वो दोनों प्रमुख दलों का सियासी गणित बिगाड़ेगी? क्या दल बदल को लेकर मतदाताओं के मन में चल रहा है? चलिए इस पर चर्चा की विस्तार से शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। करेरा में उपचुनाव की जंग है। इसमें एक बार फिर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी या बीजेपी की वापसी होगी? क्या बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी? निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब नतीजों से मिलेगा, लेकिन उसके पहले उपचुनाव को लेकर इस सीट पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा है। करेरा से पूर्व कांग्रेस विधायक जसवंत जाटव दल बदल के बाद बीजेपी के चुनाव चिन्ह से मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने 2018 में बसपा से चुनाव लड़ने वाले प्रागीलाल जाटव से हाथ मिलाकर उन्हें जसवंत के खिलाफ उतारा है। यहाँ बसपा से राजेंद्र जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो फाइट में नहीं है। इस सीट पर बीते हुए 3 चुनाव को देखें तो इसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जसवंत जाटव ने करीब 15,000 मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार खटीक को हराया था, तो वहीं 2013 में कांग्रेस को इस सीट पर शकुंतला खटीक ने जीत दिलाई। उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश खटीक को लगभग 10,000 मतों के अंतर से पराजित किया था, जबकि इसके पहले 2008 में बीजेपी के रमेश प्रसाद खटीक बसपा प्रत्याशी प्रागीलाल जाटव को करीब 13,000 वोटों से पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70,000 मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जिनमें से सर्वाधिक करीब 45,000 मतदाता जाटव हैं, जबकि लोधी, यादव, ब्राह्मण, गुर्जर प्रत्येक समाज के 10 से 12,000 के आसपास वोटर्स हैं। यहाँ कुल मतदाता 2,40,000 के करीब हैं। करेरा विधानसभा शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन ना तो यहाँ बस स्टैंड है, न ही बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, सीवर की समस्याएं हैं। बस्तियों की सड़कें बदहाल हैं। अवैध कॉलोनी भी यहाँ ज्यादा विकसित हैं। अब ऐसे में यहाँ किस दल को जीत मिलती है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। करेरा के उपचुनाव में किसे कामयाबी हासिल हो सकती है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये तारुफ आपका करवाते बीजेपी नेता विकास बोंदिया जी। बोंदिया जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अमूमन मैं वैसे हमेशा बोंदिया जी से ही सवाल करती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि सिद्दीकी साहब इससे पहले शकुंतला खटीक थी इस क्षेत्र में, उसके बाद भी अगर इससे पर्टिकुलर से क्षेत्र की बात की जाए तो करेरा विधानसभा सीट का उतना विकास नहीं है जितना होना चाहिए था। बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, खेल मैदान नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सड़क, बिजली, पानी, सीवर की समस्याएं हैं, बस्तियों की सड़कें बदहाल हैं, अवैध कॉलोनियां हैं और आईटीबीपी होने के बाद भी उसका फायदा है वो क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये सही बात है कि वहाँ जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान नहीं दिया और समृद्धशाली और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की उनके विकास की भी हकीकत खुल गई। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा 2018 में विधायक था, उसने काम नहीं किया
और कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन 2013 से 2018 तक तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा वहां, तो उसको उनको वहां काम कराना चाहिए था। हालात ही इतने जो देख के समझ में आ रहा है वो इतने खराब थे, और जो जसवंत जाटव थे इनकी भी लगातार शिकायतें आ रही थी कि ये जो है रेता का काम करते हैं, और जो रेत है रेत का अवैध खनन में भी काम करते हैं। और कमलनाथ जी का जो शुद्ध का युद्ध था उसमें उसने इन पर लगाम भी लगाई थी, लेकिन और वो भी एक वजह थी कि इनका जो पर्सनल जो व्यक्तिगत जो इनका व्यापार था उसको जो डेंट लगा था, उसको लेकर भी ये और 2-3 और विधायक है चंबल के, वो उनमें नाराजगी थी, और ये भी एक कारण था कि उनको कांग्रेस छोड़नी थी। जो बिके हैं वो तो अलग चीज है। इसलिए थाना जलाते जलाते शकुंतला खटीक सीधे बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए, अब शकुंतला खटीक बीजेपी में शामिल हो गई, ठीक है, जब वो तीसरे नंबर पे आ गई तो फिर अब उनको इस बार तो टिकट देने का कोई औचित्य नहीं बनता था पार्टी को, इसलिए पार्टी ने नया चेहरा तलाशा। और प्रागीलाल जाटव जी हमारे साथ आना चाहते थे, हमने उनको टिकट दिया सर्वे के आधार। हालांकि शकुंतला खटीक तो वैसे भी कट्टर सिंधिया समर्थक हैं, तो उनको तो जाना ही था, तो वो चली गई। बोंदिया जी, कई समस्याएं हैं, 15 साल तक आपकी ही सरकार रही, क्यों इस क्षेत्र की और इस पर्टिकुलर इस विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हुई है? पानी की समस्या इतनी विकराल है कि लोगों को कई किलोमीटर, कई किलोमीटर, 1-2 नहीं, कई किलोमीटर, उनको 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज भी पानी के लिए वहां पे त्राहिमाम जैसी स्थिति फरवरी से शुरू हो जाती है। देखिए दृष्टि एक विषय है, करेरा विधानसभा का जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित क्षेत्र है। करेरा तो वन अभयारण्य है, तो यकीनन वन क्षेत्र में बहुत सारे पर्यावरण के कानून लगते हैं, जिसलिए बहुत सारे विकास कार्यों में हमेशा चुनौती रहती है। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बराबर से वहां के वन क्षेत्रों के उन्नयन के साथ में रहने वाले लोगों के लिए भी काम किया। अभी हमने जो वनों के पट्टे का एक नया बीड़ा उठाया है, जैसे कमलनाथ सरकार करने में विफल रही, कहती रही केवल, और कर कुछ भी नहीं पाई, उस मामले में हमने लोगों के जो चूके हुए लोग थे पिछले हमारे कार्यकाल में जो नहीं स्वामित्व ले पाए थे, उनको फायदा पहुंचने वाला है। देखिए, भौगोलिक विकास ऐसा नहीं है, सड़कें तो बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 500-500 के गांव तक की सड़क बनी है, तो करेरा के गांव को भी वो लाभान्वित मिला है। जहां तक आपने जल योजनाओं की बात की, वो जरूर वनांचल हैं, छोटे छोटे मजरे टोले जैसे रहे, तो मजरे टोले की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं तो, क्योंकि करेरा तहसील है, और तहसील होने के बाद जो उसका जो पुराना तहसील दफ्तर था और जो पुराना थाना था, वहां से मुश्किल आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर ही दूरी पे नदी है। उसके बाद भी मतलब वहां पे अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, और तमाम तरह की अनियमितताएं वहां पे देखने को मिलती हैं। हम एक बेहतर रूप में करेरा को बना सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। हमने जो निकायों को रेत खनन के मामले में नीति बना के शामिल किया था, जिम्मेदारी भी सौंपी थी, और उनका रेवेन्यू बढ़ाने का भी एक तरीका निकाला था, उसे कमलनाथ सरकार ने रेत माफिया के साथ मिलकर पीट दिया, और केवल चिल्लाते रहे कि हमने बड़े बड़े रेत के ठेके दे दिए, न ठेकों के पैसे आए, और रेत चोरी और होने लगी। और जो लोकल व्यक्ति निगरानी रखता था, लोकल पंच सरपंच करते थे, ये तो 15 महीने में वो भी बेकार हो गया। हो रही थी, उसका क्या जी? ये तो 15 महीने का आपने जिक्र कर दिया, जो 15 साल से 15 साल में ही तो हमने योजना बनाई थी। रेत नीति जो हमने बनाई थी 2013 से 2018 के बीच के समय में, वो इसलिए ही थी कि खनन गड़बड़ ना हो, और रेत के ऊपर हमने रॉयल्टी एकदम मतलब सरकारी रेवेन्यू इकट्ठा करने से दिमाग को हटाया था, क्योंकि जिस चीज की आप बहुत ज्यादा रखवाली नहीं कर सकते, उसके ऊपर जब आप रेवेन्यू ज्यादा पाने का प्रयास करते हैं तो चोरी चपाटी होने लगती है। तो मुझे लगता है एक अच्छी नीति बनी थी। अब हम सरकार में वापस हैं तो उसके ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन वन आच्छादित क्षेत्र है। अब कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए करेरा में क्या है, वहां तो कांग्रेस साफ है, तो आपका मुकाबला है ही नहीं। तो कुल मिला के आपका मुकाबला बसपा से, कांग्रेस से भी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस तो आज वहां स्थिति में ही नहीं है, वहां पे ना उनका संगठन है, ना उन्हें मतलब अब आप देखिए ना कि क्या स्थिति में वहां के सब तो छोड़ के कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो किस लिए हुआ? क्योंकि रेत खनन, रेत माफिया को इनने संरक्षण दिया, वहां पे इन्होंने अपने आदमी पैदा किया मुकाबला, क्योंकि इन्होंने तो बता दिया इनका मुकाबला सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप कांग्रेस का मुकाबला किसके साथ है? देखिए, बोधरिया जी बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ।
अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन मजबूर है अपनी पार्टी से। क्या बात क्या है, करे वो? कांग्रेस की क्या स्थिति है संकटात्मक है? क्या कांग्रेस हस्तिनापुर से बंधे पूरा आपका जिला कांग्रेस जो थी वो कहाँ गई? अच्छा ठीक है ना, मुझे तो बोल लेने दीजिए। जब रेत खनन की बात कर लेते हैं, इन्होंने चंबल की रेत खनन में क्या हुआ कि जो केंद्रीय एजेंसियों को ये कहना पड़ा कि वहां का जो मगर है चंबल नदी के, उनको वो आज खतरे में है, फॉरेस्ट को उस पर एक्शन लेना पड़ा। जब मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन में नंबर 1 था, 250 करोड़ रुपए की मात्र पेनाल्टी वसूल करती थी सरकार, हमने उसको 12 महीने के शासन में तीसरे नंबर पे कर दिया और 1200, सुन लीजिए, 1200 का जो सबसे बड़ा आप ठेका गया, पैसे नहीं जमा हुए, अरे 1250 करोड़ रुपए जो था हमने पेनाल्टी वसूल की। ठीक, तो ये इन्होंने के बाद भी आप लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया था, कई चीजों में टैक्स बढ़ा दिया था। देखिए, हाँ सही बात है, हाँ, लेकिन 1-1.5 रुपए आप देखिए, जनता का टैक्स बढ़ाने की बात आई तो आपने जनता, हाँ तो हमने तो मोदी सरकार ने 10 दिन में 12 रुपए बढ़ाए, 10 दिन में 12 रुपए बढ़ाए मोदी सरकार ने। कॉम्पिटिशन का सवाल नहीं, कॉम्पिटिशन चल रहा था, आपके पास पूरा मौका है, मैं तो आपसे पूछ रही हूं। अरे ये गोंदरिया जी तो बीच बीच में बोल रहे हैं। बोलिए, आपने तो पेट्रोल और डीजल का मुद्दा ला दिया जिसमें आपका चुनावी वादा था और आप फेल हो गए उसमें। हाँ, हमने कहा था हमारा खिलाफी करी, आपने गद्दारी करी। 31,000 करोड़ की जीएसटी का पैसा मोदी जी ने नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आप पूछ लीजिए कि कोरोना के लिए क्या पैसा दिया उन्होंने, जीएसटीओ का पैसा सरकारों को नहीं दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट को, और कहते हैं कि ये है ना, आप हमारी गारंटी पे लोन ले लो दूसरी जगह से, जीएसटी का पैसा देने को हमारे पास नहीं है। मुकाबला किसके साथ? नहीं, तो जब ये लेकिन हमारी सरकार, कोरोना की वजह से आई, लेकिन हमारी सरकार मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए, आप बसपा को टक्कर में मान रहे हैं, अभी भी आप बीजेपी को ही टक्कर में मान रहे हैं? अरे भाई, इतना बड़ा संगठन आपका बीजेपी का वहाँ, तो फिर काहे कांग्रेस के आदमी को चुनाव लड़ा रहे हो? खरीद के लाए हो ना, इसलिए कम से कम यही कह दो कि खरीद के लाए देता हूँ कि चुनाव लड़ा रहे हैं, समझ लीजिएगा। हाँ, और ये उसी को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो किसी से कोई चर्चा करती नहीं, बेंगलोर तो घुमाने ले गए थे ये खाली। तो सवाल ये, अगर मैं कह रहा हूं कि करेरा सीट हम 1000% जीतेंगे, 1000% करेरा सीट जीतेंगे, ये कहें तो मैं इनसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। बोलिए फिरोज भाई। देखिए ना, जहां तक आप बात कह रहे हो खरीदी बिक्री की, आपका तो मार्च से रोना गाना ये चल रहा है। आप इस बात को समझने को तैयार नहीं हो कि 1-2 लोग तो इस ढंग से छलांग मार सकते होंगे खरीदने बिकने में। क्या इतना बड़ी संख्या में 25, 26, 27 विधायक आपके इस तरह उलाची मार सकते? अरे साहब, ये समझिए कि कमलनाथ जी ने उन्हें मजबूर कर दिया कांग्रेस से निकलने तो दूसरे के घर में उनके क्षेत्र में अरे हमारा बच्चा रो रहा था, तो कमलनाथ जी के कुंबे से निकलने के बाद उपचुनाव का बोझ तो डाल ही दिया है। एक मास रेजिग्नेशन सभी दे दीजिए और उस मास रेजिग्नेशन के बाद देखिए मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं। उपचुनाव का थोड़ा सा बोझ जरूर है, आप जो कह रही हैं, लेकिन आप बताइए जा रही है 28 में, आप कह रही है मास रेजिग्नेशन बचेगी। पूरी साहब कमलनाथ जी के कुछ रिश्तेदार लगते हैं, उनके कितने रुपए निकले थे? आप तो हजारों करोड़ रुपए लेके जनता पे डाला जा रहा है, तो भाई एक और कदम उठा लिया जाए ना, दे दीजिए मास रेजिग्नेशन सबके सब। भाई जनता के हित में अगर आप लोग दावा कर रहे हैं तो भाई मास रेजिग्नेशन भी दे देना चाहिए। रश्क जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि रितुल पुरी के यहाँ कितने सैकड़ा करोड़ निकले थे उनके यहाँ छापों में? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अब मैं बताता हूँ ना, लोगों को पता है, लोगों ने पढ़ा अखबार में जो रेड्स हुई थी उसके बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बंदरबाट चल रही थी, जितने सैकड़ों हजारों करोड़ का गड़बड़ घोटाला चल रहा था, उससे बचाने में अगर मान लीजिए 25, 50, 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश बहुत सस्ते में वापस ट्रैक पे आ रहा है।
और जनता को खामियाजा नहीं, खामियाजा जो भुगत चुकी 15 में, उससे हमें छुटकारा मिल रहा है। 200 करोड़ और खर्च हो जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो जाने देते हैं, फिर तो करैरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता है नहीं ना। कांग्रेस के जो विधायक जनता को पीड़ा से हरना चाहते थे, उन्होंने कदम उठा लिए, काफी रहा उठता। ठीक है, करैरा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना, चलिए सुनते फिर चर्चा की शुरुआत यहीं से। आपकी जीत का आधार क्या होगा, वो आप विधानसभा में कितने मुद्दों को लेकर जाएंगे? जीत का आधार क्षेत्र के मतदाता है, क्षेत्र की जनता है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। और आज जो क्षेत्र में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति है, वो हमारी जीत का आधार है। आप दल बदल का मुद्दा कैसे मतलब जो है खत्म करेंगे? हमने दल बदला है प्रदेश की भलाई के लिए, हमने दल बदला है क्षेत्र प्रदेश के किसानों के लिए, हमने दल बदला है क्षेत्र के नौजवानों के लिए, हमने दल बदला है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, हमने दल बदला है माननीय मोदी जी के शासक फैसलों के लिए। और रही बार मेरी व्यक्तिगत, मैंने अकेले नहीं बदला, मेरे 22 विधायक हैं, 6 कैबिनेट की मंत्री, हमारा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मेरी तो राजनीतिक बल्दियत पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया थी, और आज भी मेरी राजनीतिक बल्दियत ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सामाजिक समरसता हमारा मुख्य मुद्दा होगा। सामाजिक सद्भाव मेरे विधानसभा में बना रहा है, क्षेत्र की प्रगति हो, क्षेत्र का विकास हो, किसान खुशहाल हो, नौजवानों का भविष्य बने, ये मेरी प्राथमिकता होगी। आपका जीत का आधार क्या रहेगा, और आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे? देखिए श्रीमान, जीत का तो ये कि मेरी यहाँ की जनता चुन रही है, उनके भरोसे में। और मुद्दे की बात ये है कि मुद्दे तो बहुत सारे, बिजली, पानी, सड़क, यहाँ की सौंदर्य की मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मेरे मुद्दे हैं। अच्छा, आपसे दूसरा क्वेश्चन रहेगा मेरा, आप जो है की सरकार जो है गवर्नमेंट नहीं बचा पाई, और आप जो है कैसे अपनी जीत जो है सुनिश्चित करेंगे? देखो, इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या की, गद्दारी की है, वो बिकाऊ लोगों का तो भरोसा नहीं है, लेकिन जनता पर भरोसा आपकी बात कि हमें पूरा भरोसा कि पूरी की पूरी सीट जीतेंगे, हमारी सरकार ही बनेगी। उस पार्टी में लोगों का भला नहीं कर पाया मैं। मुझे कांग्रेस की, आदरणीय कमलनाथ की विचारधारा से प्रभावित होकर, राजा साहब की उससे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस का दामन थामा है, उसमें दल बदल का कोई काम ही नहीं है। तो आप दोनों ने ही बाइट सुनी। बोंदिया जी, सिंधिया जी ही करता धरता सर्वे सर्वा है, इसलिए मतलब वो पार्टी छोड़ के दल बदल लिया, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को लेके कह रहे हैं कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया। जब अब तक निराकरण नहीं हुआ तो हम कैसे मान ले कि आगे भी निराकरण होगा? डिग्री कॉलेज नहीं है भाई। नहीं, ठीक है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन डिग्री कॉलेज मैंने कहा ना पौरी में है, शिवपुरी में है, करैरा भी तो विधानसभा है, तहसील है। तहसील अब अगर ऐसी वहां से भी लोगों को अगर पौरी 50 किलोमीटर जाना पड़े, शिवपुरी 60 किलोमीटर जाना पड़े, नरवर जाना पड़े 70 किलोमीटर, तो फिर क्या औचित्य है? देखिए, करेरा की साक्षरता में काफी बढ़ोतरी हुई बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में। आप देखेंगे स्कूली शिक्षा में आज वहां पे अबव दी स्टेट एवरेज और हिंदुस्तान के एवरेज से ज्यादा साक्षर लोग हो गए। तो अब जरूरत महसूस हिंदुस्तान किया जाएगा 82% लगभग वहां साक्षरता, दिव्य ज्ञान है इनका। तो अब जरूरत जब पड़ रही है, जब वहां पे स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ज्यादा हो गए, तो वो काम भी किया जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, 2003 में क्या साक्षरता थी वहां? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शुरू से थे, लेकिन जब उनको आसपास मध्य प्रदेश में कुछ नहीं मिल रहा था, तो वहां से महज 65 किलोमीटर दूर झांसी में जाके वो शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे, अप डाउन कर रहे थे। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो अब हाल फिलहाल में प्राइवेट व्हीकल्स चलने लगे, नहीं तो बस वही बसें और वही रोडवेज की जो बसें चला करती थी, उसी में ही उनको जाना पड़ता था। ये स्थिति है सर करैरा विधानसभा सीट। हम जल्दी से वहाँ पे महाविद्यालय का हमारा एजेंडे में भी है पार्टी के। अब 28 तारीख को हमारा घोषणा पत्र भी आई था, और आप देखेंगे पाएंगे कॉलेज। वो जो श्रीमान जसवंत जाटव जी, वो भी यही कह रहे हैं कि महाराज हमारे नेता है,
तो भैया बोंद्रिया जी आपके लिए खतरे की घंटी है ये। नहीं कोई खतरे की हाँ, जितने बचेंगे वो, जितने जीतेंगे वो मंत्री बनेंगे। आप तो बताइए, आप अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, आप लोग सत्ता में आते हैं, अगर वो आपकी पार्टी में चुनाव जीत सकते हैं रहते हुए, इसका मतलब काफी सक्रिय लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सक्रिय लोगों की आवश्यकता है ताकि हम हमारे वैचारिक और वो जो आपके पुराने विधायक रह गए जो हार गए थे कर सके, अरे उनकी वो तो है तो बताइए। अरे फिरोज भाई, क्या एक विधानसभा में कांग्रेस जब चयन करती है तो क्या एकाधी लायक होता है क्या विधानसभा टिकट का? अरे साहब, ये क्या आप में क्या लायक नहीं होते विधानसभा टिकट के युद्ध से घबरा गए? आप तो बताइए फिरोज जी, आप लोगों के पास लोग भटके चले गए थे। अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो कब तक डिग्री कॉलेज उनको भगा दिया था? हमने हमारे घोषणा पत्र में घोषणा पत्र में बता रहा हूँ बात की घोषणा सैंपल चेक करते थे, चेक नहीं करते थे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे। कब तक बन जाएगा ये आप देखिए, हमारी सरकार बनेगी, हम उसका काम बहुत शीघ्र चालू कर देंगे। ठीक, वैसे लेकिन हमारे जो 3 साल का जो हमारे 3 साल का कार्यकाल रहेगा हम उसमें कर देंगे। ठीक, वैसे ही तो नहीं होगा कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। मैंने बिल्कुल योजना दी, हमने बिल्कुल योजना दी उसमें। और दूसरी चीज, जो माता टीला डैम है वहाँ का, सुन लीजिए, आप तो नल में पानी नहीं पहुँचा पाए, सुन लीजिए। अरे मैं 15 लाख रुपए आज तक खातों में नहीं आए। ठीक उसी तरह से बेरोजगारी भत्ते की भी नोट शीट नहीं बनी। तो करेरा तो जो सियासी समीकरण है हमने समझ लिए हैं, जो माता टीला डैम है वो दाऊ हनुमंत सिंह ने बनवाया, जो वहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे। माता टीला डैम है ना, जब हम झांसी से जाते हैं ग्वालियर जाते हैं तो उस रास्ते में पड़ता है। हालांकि करेरा से थोड़ा पास पड़ जाता है, लेकिन आज उसकी नहरें पानी दे रही है लोगों को, और धान होती है जिसको ये 1100 रुपए में आता है। आधा यूपी में आता है और आधा मध्य प्रदेश। देखिए वो तो जब कैचमेंट एरिया रहता है, जब जिस राज्य की जितनी जमीन डूबती है तो उस राज्य को हिस्सा देना पड़ता है। वो ज्वाइंट एफर्ट था। हाँ, तो बना तो हमने समझ लिया है कि प्रत्याशियों की बात भी चलिए हम सुन लेते हैं, लेकिन सुनी है, और लेकिन मतदाताओं के मन में आखिर चल क्या रहा है उनकी भी बातें सुन लेते हैं। खाना बाद में, चाय बाद में, पहले पानी भर के लाओ, ये स्थिति है। नालियां खुली पड़ी हैं, गड्ढे खुले पड़े हैं, न कहीं बैठने के लिए जगह है, न खड़े होने के लिए जगह है। पूरे रोड पर यहाँ से लेके वहाँ तक जानवर, इंसान कम दिखते हैं, जानवर भरे हुए रहते हैं। वो काम करे जो सब जनता के काम में आए। जैसे रोड है, रोड हमारे दरबार न निकाले, वो तो वहाँ से निकाले जहाँ से अधिकांश लोगों के लिए जो लाभ हो रहा है। बिकाऊ विधायक चाहिए, बिकाऊ विधायक चाहिए आपको? बिकाऊ चाहिए, बिकाऊ तो सही है। आप अपनी विधानसभा में विधायक से क्या चाहते हैं? विधायक से तो तरक्की करते हैं वही करें, और क्या है। प्रशासन आदि ना हो, विकास हो, गरीबों का भला हो, अधिकारी मनमानी ना करें। और जो मजदूर हैं बेचारे, इनके लिए रोजगार मिले। और ये क्या है, थोड़ी बहुत क्या है कि जैसे समस्या आ जाती है ये कंट्रोलों पे, तो मजदूरों के लिए क्या गरीबों ने लाइन में लगना पड़ता। कंट्रोलों पर क्या सामान नहीं मिलता है क्या? कंट्रोल में मिलता है, लेकिन बेचारे मजदूरी छूट जाती नहीं। विधायक चाहिए इन्हें कि पढ़ा लिखा हो, होशियार भी हुए, ऐसा ना हो कि बोले ही ना पावे। कामन तरफ का विधायक है जी। विधायक जो अभी है अति मानो यही विधायक चाहने हैं अपन जसवंत जाटव के साथ, क्योंकि ना लोकतंत्र की हत्या की है। उपचुनाव तो इसलिए होते हैं जब कोई मर जाए, ये तो भागे है, पैसा लेके भागे। दल बदल तो दोनों पार्टियों ने किया है, मगर एक व्यक्ति का निजी विकास हुआ है जिसका बहुत ज्यादा विरोध है, और दूसरा व्यक्ति के साथ जनता पब्लिक जुड़कर चल रही है, क्योंकि वो लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहा है और जन भावनाओं से शुरू से जुड़ा रहा है। अच्छा, तो आर्थिक रूप से लेन देन था। कर्नाटक चूंकि संपन्न राज्य है, भाजपा की वहाँ भी सत्ता थी, तो वहाँ तो आयस की खदानें हैं, आमदनी बहुत ज्यादा हुई, तो इसलिए वहाँ ले गए उनको। और 35 करोड़ का हल्ला है, इस वजह से जनता रुष्ट है कि जनता से तो बहुत मन से जताया था कि हमें अच्छा विधायक मिलेगा, काम करने वाला, सुलझा हुआ, समझदार है। बोंदिया जी, कई समस्याएं व्याप्त हैं, और किस तरह से क्या रूपरेखा बनी? 2018 में शिवराज जी ने घोषणा करी थी चुनाव के दौरान ही, प्रचार के दौरान ही, कि हम इसे नगर पालिका बनाएंगे, खास करके करेरा प्रॉपर क्षेत्र को। तो उसका यकीनन तब उन्नयन
आसान हो सकेगा। बजट भी ज्यादा आते हैं, सरकार का अनुदान भी ज्यादा आता है, तो नगर पालिका बनाने से ये व्यवस्थाएं वहाँ पे लोकल जो व्यवस्थाएं वो बेहतर जमेंगी। और दूसरा जो ये छोट-मोट दिक्कतें हैं, ये बेहतर प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं नगर पालिका के साथ में, तो वो कार्यक्रम सब संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस एक कार्यक्रम चलता है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस करके एक कार्यक्रम चलता है, जहाँ पे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर हर जगह के अधिकारी बैठते हैं और वो जनता की समस्याएं सुनते हैं और निराकरण होता है। इस तरह की एक योजना हम अपने प्रदेश में क्यों लागू नहीं करते? दूसरी बात, अगर हम करैरा विधानसभा की बात करते हैं तो पार्क नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा व्याप्त है और सड़कें इतनी सक्रिय है कि हम कह नहीं सकते। कोई भी ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है कि वहां पे कोई गैदरिंग हो सके। बहुत सारी चीजें हैं। कैसे, मतलब जनता पूछ रही है कि हम क्यों आपको वोट दें, अगर वोट दें तो कब हमारा विकास? देखिए, मैंने कहा ना, कुछ समस्याएं जो आपने गिनाई वो ऐसी हैं कि जो करैरा नगर पंचायत के तय हल होनी थी। अब वहां के पार्षदों ने कैसा क्या इंटरेस्ट लिया, अतिक्रमण हटाने में उन्हें सुविधा लगी या अतिक्रमण जमा रहे तो इसी से सामाजिक और इसी से वहां की आर्थिक गतिविधि चल रही है, लोकल समस्या है तो वो वहां पे तय की जाती है। लेकिन खेती किसानी, मैंने फिर कहूंगा कि लोगों का सामाजिक विकास, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर सुविधाएं हमने जुटा के वहाँ पे बेहतर आंकड़े भी हासिल किए हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं। एक मूंगफली, अच्छी खासी मूंगफली की खेती होती है और करैरा की जो मूंगफली है वो मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, विख्यात है। इसको लेके आप लोग कोई इंडस्ट्री ही डेवलप कर लेते? नहीं तो देखिए कितना समय मिला हम लोगों को, कितना समय मिला, और जो विधायक जी थे वो तो लग गए थे खदान में। मूंगफली की खेती अभी से नहीं हो रही है, बहुत पहले से। ठीक है, लेकिन फिर भी विकास, आज जो वहाँ नहरें दिखती हैं, जो आज धान वहाँ की सबसे सुगंधा जो धान होती है करैरा की, वो धान आज फेमस है, किसानों की स्थिति में सुधार आया है। अब ये तो मूलभूत चीजें हैं कि मामा जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे थे उनकी ये स्थिति है, 35 करोड़ में विधायक खरीद लिया उन्होंने। बेबुनियाद आरोप लगाते हैं आप बार बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए फिरोज जी आपका भी और बुंदिया जी आपका भी। तो करैरा में कांग्रेस इस उम्मीद में है कि अगर बसपा का वोट बैंक प्राकीलाल के साथ कांग्रेस के खाते में आ गया तो बाजी पलटी जा सकती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि जीत उसकी ही होगी। खैर, तमाम सियासी समीकरणों के साथ है करैरा की कहानी किसके नाम रहती है, ये 10 नवंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। सीधे साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।